Good morning students. Today I am going to continue our chapter number 8, database concept. Today's last lecture of database concept. So now today's topic is MySQL and SQL. Processing capabilities of SQL. ठीक है, MySQL जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है एक बार देख लेते हैं. ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. Yesterday we already discussed about data definition language. By using DDL commands we can create tables, indexes and views. ठीक है, टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग DDL कमांड्स का यूज़ करते हैं. यूज़ तो हम सिर्फ SQL कमांड्स ही करते हैं, उनको बस कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, DDL, DML. ठीक है, उनको वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट जो था DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. ठीक है, मीन्स आपको टेबल बनाना है, टेबल के अंदर रिकॉर्ड को स्टोर करना है. ठीक है, तो टेबल को बनाने के लिए हम DDL कमांड्स यूज़ करते हैं. ठीक है, DDL कमांड्स. ठीक, इसके बाद जो आता है वो है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ठीक, मीन्स आपको टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, ठीक, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो क्या यूज़ करेंगे? DML. ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ठीक, इस DDL के अंदर कौन सी SQL कमांड आएगी? ठीक है, फाइनली हम यूज़ तो SQL ही करते हैं. ठीक है, ठीक है, कौन सी SQL कमांड आएगी उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपको DDL हम यूज़ कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया, आपको टेबल क्रिएट करना है. तो क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है क्रिएट टेबल. ठीक है, क्या क्रिएट करना है? टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल यूज़ होगा. ठीक है, फिर उसके बाद अब टेबल में आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है. ठीक है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो कौन सी कमांड यूज होगी? DML. तो उसके लिए कौन कौन सी SQL क्वेरी होगी? इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी. कल मैंने आपको बुक में दिखाया था ना कैसे क्वेरी लिखते हैं. ठीक है, डिलीट क्वेरी, तो ये DML हो जाएगा. ठीक है, थर्ड जो है एम्बेडेड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. थर्ड है embedded DML, embedded data manipulation language. The embedded form of SQL is designed for use with general purpose programming languages such as Python. ठीक है, अब जो मैं कल आपको बता रहा था कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है. सॉफ्टवेयर के लिए एक फ्रंट एंड बनता है, एक फॉर्म बनाओगे, और एक होता है डेटाबेस जिसको बोलते हैं बैक एंड. आपके फॉर्म में डेटा कहाँ से आता है? डेटाबेस से आता है. ठीक है, पर उसके लिए भी तो SQL क्वेरी लगती है. ठीक है, मैंने आपको कल बताया था. अभी सिर्फ सुन लो, प्रैक्टिकली आपको क्लास 12 में जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो समझ आएगा. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एम्बेडेड DML, एम्बेडेड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अब DML बोलने से मतलब यही कमांड्स यूज़ होंगे, इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा. ठीक है, तो जो हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट को हम किसके साथ यूज़ करेंगे? किसी भी लैंग्वेज के साथ. C लैंग्वेज, C++, पाइथन, जावा, PHP, किसी भी लैंग्वेज के साथ आप यूज़ कर सकते हो. ऐसा होता है प्रैक्टिकली. ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाओ, लाइक जावा में बनाओ चाहे PHP में बनाओ, हर कोई SQL यूज़ करता है. ठीक है, और ये जो यूज़ करने की जो टेक्निक है वो कहलाती है एम्बेडेड. ठीक है, एम्बेड मतलब एक SQL कमांड को पाइथन के साथ लिखना या फिर SQL कमांड को जावा के साथ लिखना, मतलब जावा का कोड भी रहेगा और उसी में SQL का कोड भी रहेगा, तो वो कहलाता है एम्बेडेड. मतलब दो टेक्नोलॉजी को जोड़ना एक दूसरे से. ठीक है, ये होता है एम्बेडेड. इसके अलावा और कुछ नहीं है आपके इस थर्ड पॉइंट में. फोर्थ इज ऑथराइजेशन. The SQL DDL includes commands for specify access rights to relations and views. ठीक है, अब जो डेटाबेस बनी है उसके अंदर टेबल्स हैं. ठीक है, अब उन टेबल्स को कौन कौन व्यू कर सकते हैं? जैसे आप घर में जो आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, ठीक है, उसमें यूज़र अकाउंट्स बने रहते हैं. ठीक है, यूज़र अकाउंट्स बना रहता है. एक देखे होगे गेस्ट रहता है उसमें. ठीक है, एक होता है एडमिन होता है. ठीक, एक और स्टैंडर्ड. 3 टाइप के यूज़र्स होते हैं. ठीक है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब वो कंप्यूटर में सब कुछ कर सकता है, कोई फाइल को कॉपी कर सकता है, किसी फाइल को डिलीट कर सकता है, कोई सेटिंग्स चेंज करना है, कंप्यूटर में सब कुछ कर सकता है. एक होता है गेस्ट. गेस्ट किस लिए होता है? जैसे आपके घर कोई गेस्ट आया है तो आप उसके लिए अकाउंट एक्टिव कर दो, बना के रख दो उसमें गेस्ट नाम से, उसको फिर
जो आपके घर मेहमान आया है उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, गेस्ट यूज़ कर सकता है। उसमें कुछ लिमिटेड फीचर्स होते हैं, क्योंकि देखो कंप्यूटर आपका है, उसके अंदर जो फाइल्स है इंपॉर्टेंट है। कोई गेस्ट अगर उसको डिलीट कर दे तो आपके लिए बहुत सरदर्द हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उस गेस्ट एक स्पेशल अकाउंट बना दिया जाता है कि वो गेस्ट उस फाइल को पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, ओपन कर सकता है, कोई वीडियो फाइल है उसको प्ले कर सकता है, बट उसको डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, ओपन कर सकते हैं ना, ठीक है, ओपन कर सकते हैं उस फाइल को, तो उसमें वो रहता है फीचर, ठीक है। अब उसमें अब एक और होता है, स्टैंडर्ड भी होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड को कुछ लिमिटेड परमिशंस रहती हैं, ठीक है। उसमें अगर आप किसी फाइल में परमिशन लगा देते हो कि नहीं उस फाइल को ओपन नहीं करना है, तो वो ओपन भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारे कुछ यूज़र्स अकाउंट्स बनाए जाते हैं। सेम वैसे ही हमारा जो डेटाबेस है MySQL, उसमें भी यूज़र्स होते हैं, ठीक है। उन यूज़र्स को आप किस टाइप की परमिशन देते हो वो कहलाती है ऑथराइजेशन, ठीक है। हाँ, जैसे अगर आपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया अपने कंप्यूटर में, अब उसमें मान लो आपने 3 यूज़र बना दिए, एक को दे दिया फुल परमिशन, वो कुछ भी कर सकता है, डेटा को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। अब सेकंड यूज़र आपने बनाया गेस्ट नाम का, तो उसको लिमिटेड परमिशंस रहेंगी, सिर्फ उस फाइल को ओपन कर सकता है, मतलब रीड कर सकता है, बट डिलीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक थर्ड यूज़र स्टैंडर्ड आप बना दो, उसको आप कस्टम प्रिविलेजेस दे दो। जो हम लोग सिक्योरिटी देते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रिविलेजेस, ठीक है। आप उसको अथॉरिटी दो कि ये फाइल को आप ओपन कर सकते हो, इस फाइल को ओपन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें यूज़र बनाने के ऊपर है, ठीक है। उतने लेवल में आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि चैप्टर 9 में सिर्फ एसक्यूएल को एक्सप्लेन किया गया है, उतने डीप में नहीं गया है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इतनी मोटी बुक आती है और पूरे एक सेमेस्टर लग जाता है पढ़ने में, मतलब 1 महीने लग जाते हैं, ठीक है। DBMS अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी अलग से बुक आती है, ठीक है। तो जो ज़रूरी वो चीज़ें दी गई हैं, तो ये हो गई ऑथराइजेशन, ठीक है। फिफ्थ है इंटीग्रिटी। द एसक्यूएल प्रोवाइड्स फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रिटी चेकिंग, फर्दर प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड ऑफ एसक्यूएल आर लाइकली, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट आप लोग जानते हो, ठीक है, जैसे एंटीवायरस हो गया, ठीक है। एंटीवायरस आप लोग इंस्टॉल करते हो, या फिर आप सबसे अच्छा फ़ोन का एग्जांपल ले लो, एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में भी अपडेट्स आते हैं, ठीक है। आप फ़ोन को अपडेट करते हो तो क्या अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर ही तो अपडेट होता है ना उसमें, ठीक। वैसे ही MySQL भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी अपडेट होता है। तो इंटीग्रिटी चेकिंग में क्या होता है, वो जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे उसमें वो उसको कंटिन्यूस अपडेट करता रहता है, ठीक है। अब आपके ऊपर, अगर आपने अपडेट ऑफ करके रखा है तो अपडेट नहीं होगा, अपडेट ऑन है तो अपडेट होगा। किसकी हेल्प से अपडेट होगा, इंटरनेट से, इंटरनेट ही तो है जिसके थ्रू अपडेट कर सकते हो। 6 पॉइंट इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल, ठीक है। फिफ्थ था हमारा इंटीग्रिटी। ट्रांजैक्शन कंट्रोल, SQL includes commands for specifying the beginning and ending of transaction along with commands to have a control over transaction processing, ठीक है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल क्या होता है, जैसे बैंकों में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, ठीक है, बैंकों में भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, ठीक है। उनका जो सर्वर होता है वो बॉम्बे में रहता है, हेडक्वार्टर उनके बॉम्बे में है, ठीक है। तो जो भी वो ट्रांजैक्शन करते हैं, अच्छा जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो ब्रांचेस हर जगह है, चरोदा में है, कुम्हारी में है, भिलाई में है, दुर्ग में है, ठीक है। तो वो सारे जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है, मतलब इंटरनेट से चलने वाले सॉफ्टवेयर हैं। आपने अपने अकाउंट में 2000 डिपॉजिट किया, मतलब 2000 रुपये जमा किए, तो वो अपडेट कहाँ पे होगा, वो डायरेक्ट जो उनका बॉम्बे में जो सर्वर है वहाँ पे वो अपडेट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, वो MySQL हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, SQL सर्वर किसी भी कंपनी का हो सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है ट्रांजैक्शन। आपने यहाँ पे एक अमाउंट डिपॉजिट किया, उन्होंने उसको इनपुट किया किसमें, यहाँ के लोकल कंप्यूटर में, और जब सबमिट किया या सेव किया तो वो ट्रांजैक्शन कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, उनके डेटाबेस में। तो ये सारा चीज़ प्रोसेस जो कहलाता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल कहलाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डेटाबेस के फीचर्स भी हो सकते हैं या फिर उनके प्रॉपर्टीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पेज नंबर 270, क्लासिफिकेशन ऑफ SQL स्टेटमेंट, ठीक है। SQL स्टेटमेंट्स के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट इज DDL मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आप जानते हो, ठीक है। टेबल को क्रिएट करना, व्यूज़ को क्रिएट करना। देखो टेबल होती है, व्यूज़ होते हैं और इंडेक्सेस होते हैं। व्यूज़ और इंडेक्सेस टेबल से अलग होती हैं, जिनको हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वो अलग ही टॉपिक्स हैं उसमें, ठीक है। फर्स्ट आता है DML भी आप सेकंड जानते हो, मैंने आपको बता दिया, इंसर्ट अपडेट डिलीट करना।
थर्ड आता है TCL नहीं पढ़े हो, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो आप लोग अभी ट्रांजैक्शन पढ़े हो ना उसी से रिलेटेड है। तो TCL को जान लेते हैं। अ ट्रांजैक्शन इज़ वन कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क प्रिपेयरिंग report card for a student is a transaction, but it involves many steps like open student table, read data from it, open table। ठीक है, अब इसको मैं बताता हूँ, बैंक का एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे आप 2000 डिपॉजिट करने गए बैंक में, ठीक है, वो सबसे पहले आपके क्या पूछता है, एक बोलता है एक पर्ची है उसको भरो, ठीक है, उसको फिल करने को बोलता है फॉर्म को। आप उस फॉर्म में क्या फिल करते हो, अपना अकाउंट का जिस नाम से अकाउंट है उसको फिल करते हो, अकाउंट नंबर डालते हो, डेट डालते हो, अमाउंट कितना चाहिए डिपॉजिट कर रहे हो वो डालते हो, जैसे 2000 है तो 2000 फिल किए, ठीक, नीचे सिग्नेचर करते हो, फिर आप उस क्लर्क को देते हो। वो सबसे पहले क्या करता है, फॉर्म ओपन करता है अपने कंप्यूटर में और आपके अकाउंट को ओपन करता है, ठीक। आपका अकाउंट नंबर जो भी है वो यूनिक है, हर किसी का अकाउंट नंबर यूनिक होता है, वो रिपीट नहीं होता, ठीक। वो क्या करता है, आपके अकाउंट को उस टेक्स्ट बॉक्स में फिल करता है और ओपन करता है, तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड आ जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा हैं, ठीक है, और अभी आप कितना जमा करने जा रहे हो। तो जब वो जैसे ही फिल करता है आपका अकाउंट नंबर तो उसके पास पूरे रिकॉर्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस डेटाबेस में जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ स्टोर थी अकाउंट नंबर, उसको सबसे पहले ओपन किया, ठीक। ओपन करने के बाद वो न्यू वैल्यू को एंट्री कर रहा है, मतलब नया अमाउंट जो भी आप जमा कर रहे हो उसको 2000 वो इनपुट कर रहा है और क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो अब जो सेव करेगा तो फिर से आपके डेटाबेस में जाकर सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव होने के बाद उनके कंप्यूटर में दिखने लग जाएगा, हाँ ये अमाउंट सक्सेसफुली सेव हो गया, ठीक। तो यहाँ पे प्रोसेस समझना, 2000 आपने लिखा, वो वहाँ पे गया डेटाबेस में, सक्सेसफुली सेव हुआ, फिर वहाँ से एक एक्नॉलेज मैसेज आया, ये एक मैसेज आया जो ये बोल रहा है कि हाँ डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया। तब फिर वो क्या करता है, आपको उसमें सील साइन लगा के देता है, जो उनके पास फॉर्म रहता है उसमें देखना एक सील लगाते हैं वो लोग, ठीक है। फिर वो आपको देते हैं कि हाँ ये रिसिप्ट है आपकी, ये आपका पैसा सक्सेसफुली सेव हो गया। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरी कहलाती है ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब जैसे आपको स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड चाहिए, आप भी स्टूडेंट है इस स्कूल में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड चाहिए, अपनी फाइनल मार्कशीट चाहिए। अब मार्कशीट के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले आपके रिकॉर्ड को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी कंप्यूटर में डेटाबेस स्टोर होगा। अब रिकॉर्ड को ओपन करने के लिए क्या क्या चाहिए, आपका रोल नंबर चाहिए, ठीक, रोल नंबर वो इनपुट करेंगे, फिर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड पूरा शो होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो गई डेटाबेस से कंप्यूटर स्क्रीन तक आने की वैल्यू, वो पूरी ट्रांजैक्शन कहलाती है, ठीक है। जब आप फाइनली आपको मार्कशीट प्रोवाइड कर देंगे प्रिंट निकाल के, ठीक है, तो वो उसमें स्टेटस को क्या कर देंगे कि हाँ इनको मार्कशीट प्रोवाइड हो चुकी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रजिस्टर में आप लोग देखते हैं, जब आपको मार्कशीट मिलती है तो लोग आपसे साइन करवाते हैं या आपके पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाते हैं कि हाँ इनको मार्कशीट हैंड ओवर कर दी है हम लोगों ने, ठीक है। आप बाद में ये क्लेम नहीं कर सकते मुझे मार्कशीट नहीं मिली, ठीक है, इसीलिए वो सारी अथॉरिटी रहती है। तो जब आपको प्रिंट करके दे देंगे तो वो एक स्टेटस को डेटाबेस में मेंटेन करते हैं कि हाँ इनको हैंड ओवर कर दी है मार्कशीट, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है ट्रांजैक्शन कहलाती है। अब सुनो, इस ट्रांजैक्शन प्रोसेस में कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आपकी मार्कशीट को प्रिपेयर करने से पहले एग्ज़ाम्स लिए, ठीक है, एग्ज़ाम लिए हैं साल भर, ठीक है, और हर एग्ज़ाम के मार्क्स इन्होंने इनपुट सेव किए हैं रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, पर उसमें आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी। जैसे आपने कंप्यूटर ख़रीदा है आज से 1 साल पहले, ठीक, 1 साल पहले ख़रीदा है, 6 महीना पहले आपने कोई सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किया, मान लो कोई गेम इंस्टॉल किया, ठीक। जब भी उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है या फिर उसमें एक सेटिंग होती है, ठीक है, वो होती है आपकी रीस्टोर सेटिंग। सुने होगा रीस्टोर सेटिंग के बारे में, ठीक है। रीस्टोर सेटिंग क्या होती है, आपको उसमें एक चेक पॉइंट बना देते हैं। जैसे आज से 6 महीना पहले, 1 साल पहले ख़रीदा, पर 6 महीने पहले आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, कोई गेम इंस्टॉल किया, ठीक है, आपने उसकी एक चेक पॉइंट बना दिया, ठीक है, रीस्टोर पॉइंट बोलते हैं उसको। रीस्टोर पॉइंट का मतलब ये होता है कि मान लो 6 महीने पहले वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, उस समय आपका कंप्यूटर एकदम अच्छा चल रहा था, एकदम वेल कंडीशन में था। अब आज की डेट में उसमें कुछ वायरस आ गया, बहुत स्लो ओपन हो रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो आपने 6 महीने पहले क्या बनाया था, एक रीस्टोर पॉइंट बनाया था, ठीक है। उस जो भी डेट थी आज से 6 महीना पहले और जो भी टाइम था, मान लो दोपहर का टाइम था 3:30,
ठीक है, उसमें आपने एक रिस्टोर पॉइंट बना दिया। ठीक, अब आज के डेट में आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई है कि वो ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, बहुत स्लो ओपन हो रहा है, कोई फाइल ओपन करो तो बड़ी ओपन हो ही नहीं रही है। ठीक है, कुछ एरर मैसेज शो कर रहा है। ठीक, तो वो जो रिस्टोर पॉइंट है, आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करो, विंडोज़ में ही रहती है वो सेटिंग, उसको ओपन करो और उस 330 वाला जो आपने चेक पॉइंट बनाया था या रिस्टोर पॉइंट बनाया था, उसको क्लिक करके आप रीस्टोर कर दो। रीस्टोर का मतलब ये होता है कि आपका कंप्यूटर 6 महीना पहले उस डेट को उस पर्टिकुलर टाइम पे 330 पे जैसा था सेम ऐसा हो जाएगा। नहीं, डेटा उड़ता नहीं है। हाँ, आगे का डेटा उड़ जाएगा, मतलब आपने 6 महीने के बाद जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे वो सारे हट जाएंगे। ठीक है, सी ड्राइव में है ना, सी ड्राइव में आपने जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, हाँ, बाकी DEF में जो डेटा है वो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, बस सी ड्राइव में जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, जो आपके माई डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी फाइल थे डाउनलोडेड, वो सारी हट जाएंगी। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर उसी कंडीशन में पहुँच जाएगा। अब ये डेटाबेस के केसेस में भी होता है। ठीक है, डेटाबेसेस के केसेस में भी होता है। इसमें हम लोग जब जैसे मान लो आप रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर में प्रिंसिपल सर या फिर मैडम हैं, वो आपके पूरे जो भी मार्क्स हैं उनको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वो धीरे धीरे पीरियोडिक असेसमेंट हाफ ईयरली 1 महीना पहले हुआ है, नहीं हाफ ईयरली तो अभी हुआ है, पीरियोडिक असेसमेंट 2 हो चुका है, नहीं सॉरी 2 अभी हुआ है, पीरियोडिक असेसमेंट 1 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो अक्टूबर या नवंबर में हुआ था। ठीक है, वहाँ तक उन्होंने मार्क्स स्टोर किए थे। अब उन्होंने क्या किया, कमिट कर दिया। आप लोग क्या बनाते हो, रिस्टोर पॉइंट बनाते हो विंडोज़ में, उन्होंने कमिट कर दिया। कमिट मतलब उस पर्टिकुलर डेट और उस पर्टिकुलर टाइम तक का एक सेव पॉइंट बन के रेडी हो गया। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है सेव पॉइंट। ठीक है, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजैक्शन, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, पॉइंट्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, कमिट कर दिया, मतलब वहाँ तक का जो भी एक पॉइंट उन्होंने चेक पॉइंट बना दिया। अगर सपोज़ डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई वायरस आता है, कुछ भी आता है, तो मैडम ने सेव पॉइंट बना के रख दिया है, वाइस प्रिंसिपल ने। ठीक है, अब आप चाहो तो रोल बैक कर सकते हो। रोल बैक मतलब प्रीवियस स्टेट, जहाँ तक डेटा उन्होंने सेव पॉइंट बना के रखा था, पूरा रिकॉर्ड्स फिर से वापस आ जाएगा। अच्छा, अगर आप डेटा डिलीट भी कर देते हो, ठीक, किसी कारण और वायरस आ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, किसी गलती से डेटा डिलीट हो जाता है, मान लो SQL क्वेरी कमांड कर रहे थे, गलती से बटन पे क्लिक हो जाता है और डेटा डिलीट हो गया, तो भी अगर आपने कमिट करके रखा है या सेव पॉइंट बना के रखा है, तो भी आपका डेटा वापस आ जाता है। तो ये क्या जो रिटर्न प्रोसेस होती है, दैट इज़ कॉल्ड रोल बैक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं TCL में आती है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, मैंने आपको ये DDL बता दिया, टेबल कैसे क्रिएट होती है, उसमें रिकॉर्ड कैसे, ठीक है, रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होते हैं, अपडेट होते हैं, डिलीट बताया। TCL में क्या होता है, कमिट होता है, रोल बैक होता है, सेव पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, जिसको मुझे अगर होगा चैप्टर 9 में तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि कैसे वो प्रोसेस होती है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ आ गया। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर एंड होता है, चैप्टर 8 डेटाबेस कॉन्सेप्ट।